यहाँ के और जो भी हमारे साथ आए प्रधान, यहाँ के बीडीसी के मेंबर प्रताप जी, लेखराम जी और उनके सभी सहयोगी, यहाँ की जो हमारी स्थानीय कांग्रेस पार्टी की कमेटी है और आदर योग्य जो हमारे साथ बहनें आई हैं, यहाँ पे उपस्थित सभी आदर योग्य साथियों, मैं आप सभी की तरफ से परम सम्मानीय हमारे आए हुए अतिथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे जगमोहन मल्होत्रा जी भी बीच में आए हैं, अरुण शर्मा जी आए हैं। आज का दिन हमें एक खास दिन है। 30 तारीख को एक महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों के आशीर्वाद के रूप में एक आहुति की जरूरत है। और वो जरूरत इसलिए भी है कि हिंदुस्तान में जो विघटनकारी ताकतें सर उठा रही हैं, उनको शांत करने की बात है। आप लोग विधिवत रूप जानते हैं किस तरह क्राइसिस में, चाहे हिमाचल की बात है या हिंदुस्तान की बात है, चल रहा है। विकास के नाम पे एक बिग शून्य के रूप में उभरा है। हमारे यहाँ पे जितने भी विकास की गति रही थी, वो स्वर्गीय हीरा सिंह पाल की जन्मभूमि उन्होंने किया, जो हमारे स्थानीय विधायक थे। उसके बाद स्वर्गीय धर्मपाल ठाकुर जी ने यहाँ के जो विकास को एक नई गति दी, और उसके बाद परम श्रद्धेय स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी, जो हमारे यहाँ में सौभाग्य मिला, उनका यहाँ से निर्वाचन हुआ। उन्होंने अर्की कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनी अपने लास्ट इलेक्शन के लिए। उन्होंने यहाँ विकास को बहुत ज्यादा गति दी। जब यह विधायक भी थे तो उन्होंने बहुत सारे जो उनका एमएलए निधि होती थी, उसमें हर पंचायत के लिए उन्होंने कार्य किया। लेकिन उस जो उनकी अच्छी निधि थी, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पे अन्य कोई सुविधाएं नहीं मिली, ना कोई इस तरह का कार्य मिला। मैं समझता हूं कि सभी लोग इस बात को भलीभांति जानते हैं। आज जो ये सपने बेचने वाले थे, कितना उन्होंने रोजगार की बात की, कहां वो कहते थे कि 15 लाख रुपए सभी के खाते में आएंगे, और वो 15 लाख देते देते आज वो 5 किलो अनाज के चक्कर में पहुंच गए हैं। अभी भी हम लोग नहीं सुधरे, अभी भी हम लोगों को अवेयरनेस नहीं आई या इसके बारे में सोचा नहीं, तो आने वाले समय में ये लोग हाथों में कटोरा भी दे देंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, जब आप वोट डालने जाएं, खास करके बहनों से, कि वो इस बात को ध्यान रखें कि हमारे प्रत्याशी को अपना कीमती समय दें, अपना बहुमूल्य वोट दें, ताकि ये नौजवान हमारा अर्की का नया एक इतिहास लिख सके, ऐसी मेरा मानना है। पुणे में आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर रमचंद पाल जी जो हमारे यहाँ से हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। आदरणीय श्री कोटली जी, श्री कुलदीप सिंह राठौर जी जो अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, श्री शिव कुमार जी जो जिला के अध्यक्ष हैं, शांडिल साहब जो हमारे बुजुर्ग हैं और इस जिला के हमारे नेता हैं, राणा जी जो विधायक हैं सुजानपुर से, चौधरी साहब सोलंकी जी, और मेरे छोटे भाई संजय अवस्थी जी, यहाँ उपस्थित भाई सतीश जी जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, बाहर से आए सभी अतिथिगण, यहाँ स्थानीय पंचायत की जो कांग्रेस कमेटी है उसके प्रधान श्री प्रताप जी, तिलकराज जी, लेख रामपाल जी, आप सभी का स्वागत है। और आज का जो प्रोग्राम बना है, ये जो यहाँ स्थानीय कमेटी है, इन सबके सहयोग से बनाया गया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सम्मानित मंच,
आदेश हुआ है अध्यक्ष जी का। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राठौर साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं कोटली जी, ये भूमि ऐसी है, ये गांव ऐसा है, ये पंचायत ऐसी है जहां से बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं। स्वर्गीय श्री हीरा सिंह पाल जी 5 बारी विधायक रहे, स्वर्गीय श्री नगीन चंद पाल जी 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। यहां हमारी जो ये पंचायत है दुमेहर पंचायत, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बहुत बड़े दिग्गज दिए हैं उसने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज हमारे बीच संजय अवस्थी जी आए हैं, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे बीच आया है और हमारी पंचायत आज धनी हो गई है कि आप सब लोग हमारे यहां आए हैं। परंतु एक बात कहना चाहता हूं मैं कि जो दूसरे कैंडिडेट है दूसरी पार्टी से, वो भी हमारे परिवार से है, हमारे गांव से है, हमारे भाईचारे से है। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं, हमारा विरोध है जो सेंटर में सरकार है उसकी नीतियों के खिलाफ, जो प्रदेश में सरकार है उसकी नीतियों के खिलाफ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पंचायत के बहुत सारे साथी आज यहां नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि गांव की बात है, परिवार की बात है। परंतु मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब मत पड़ेंगे और पेटियां खुलेगी तो आपके सामने सारा राज आएगा। भारतीय जनता पार्टी के क्या कार्यक्रम है, क्या उन्होंने किया, कितनी महंगाई है, कितना भ्रष्टाचार है, ये सब बातें आपको विदित है। इसके बारे में हमारे जो नेतागण आए हैं वो आपको विस्तार से बताएंगे। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि राज साहब को भी हमारे यहां से, वो तो बहुत बड़ा एक शीर्ष हमारे नेता थे, उनको भी काफी कम वोट पड़ सके थे पिछली बारी यहां से, पर उससे ज्यादा अब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उससे ज्यादा मत हमारे प्रत्याशी को यहां से मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमारे गांव आए, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। पाल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आदर से आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सुरेश HP 13A0016 गाड़ी HP 130016 गाड़ी जरा करीबन। मैं अब आदर से अवस्थी भाई को अनुरोध करूंगा कि अपना संबोधन करें। अवस्थी जी। सर्वप्रथम मैं स्थानीय देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और बड़े आदर से संबोधित करता हूं। आज इस उपचुनाव के दौरान हमारा मनोबल बढ़ाने आए हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व श्री कुलदीप राठौर जी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, श्री गुरकीरत सिंह कोटली जी जो कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, पंजाब कैबिनेट में मिनिस्टर हैं और हिमाचल प्रदेश के सहप्रभारी हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, इनका परिचय देना चाहूँगा कि ये स्वर्गीय सरदार बेअंत सिंह जी के पोते भी हैं। उनके सानिध्य में बैठे प्रदेश अध्यक्ष जी के हमारे लोकप्रिय नेता डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी, जो पूर्व में मंत्री रहे, CWC मेंबर रहे और वर्तमान में सोलन विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। और यहाँ पर वो शख्सियत बैठी हैं आज हमारे इस क्षेत्र दुमेहर क्षेत्र में, दुमेहर गांव में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के घोषित मुख्यमंत्री को हराया, आदरणीय श्री राजेंद्र राणा जी, विधायक सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र। अभी जिन्होंने हमें संबोधित किया एक शिक्षाविद भी हैं, एक राजनीतिक परिवार से संबंधित डॉक्टर अमरचंद पाल जी, जिनके
पिताजी मैं बताना चाहूँगा कि स्वर्गीय हीरा सिंह पाल जी 5 बार जो है वो विधायक रहे हैं विधानसभा में, और वो अमरचंद पाल जी भी पूर्व में शिक्षा बोर्ड के हिमाचल प्रदेश के चेयरमैन रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित जिलाध्यक्ष श्री शिव कुमार जी, श्री मदन चौधरी जी, श्री अजय सोलंकी जी जो कि नाहन से चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पर उपस्थित श्री प्रताप ठाकुर जी जो कि पंचायत कांग्रेस कमेटी डुमहर के अध्यक्ष हैं और बीडीसी सदस्य भी हैं। भाई सतीश कश्यप जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और श्री लेखराम पाल जी हैं यहाँ पर, और श्री सभी के नाम लूँगा बहुत समय लगेगा, सुरेंद्र सेठी जी हैं, विमला जी हैं, प्रभा जी हैं। मैं सभी को जिनके नाम नहीं ले सका बड़े आदर से संबोधित करता हूं। मेरे बुजुर्गवार, मेरी माताएं, बहनें और युवा साथियों, सर्वप्रथम मैं सभी अर्की वासियों की तरफ से, खास तौर पर डुमहर वासियों की तरफ से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्की की तरफ से, हमारे बीच में आए हुए हमारे आज जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के निधन के बाद विधानसभा अर्की की जो सीट खाली हुई, आज उस सीट के भरने के लिए उपचुनाव 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। उनके उस विश्वास को कायम रखने के लिए आज मुझे आपके विश्वास की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और वो आशीर्वाद वोट के रूप में जब आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में मुझे आशीर्वाद के रूप में देंगे, यही अपेक्षा लेकर आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। पिछले 4 वर्ष के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विकास के बड़े बड़े दावे करती है, आज आपको आंकलन करना है कि उस विकास का कितना हिस्सा आपके क्षेत्र में आया, कितना हिस्सा आपके क्षेत्र में पहुंचा। आज आपको उस बात का आंकलन कर रहा है। आज जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, युवा शिक्षित जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या बढ़ी है और वो दर दर भटक रहे हैं रोजगार पाने हेतु। लेकिन वर्तमान सरकार ने जिस तरह की नीति अपनाई है, एक नई परंपरा शुरू करी है कि हमारे जो युवा शिक्षित बेरोजगार हैं उनको दरकिनार करके बाहरी राज्यों से जो लोगों को यहाँ रोजगार देने की प्रथा शुरू की है। आज आपको इस बात का भी चिंतन करना है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी हाल ही में 2 महीने पहले पीडब्ल्यूडी विभाग में और बिजली विभाग में जेई के पद भरे गए, 35 पद भरे गए, और वो 35 के 35 पद बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को यहां रोजगार दिया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे युवा जो शिक्षित बेरोजगार हैं, क्या वो योग्यता नहीं रखते? मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत से ऐसे लोग युवाओं को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर अपनी शिक्षा पूरी करी। आज लाखों रुपए का कर्ज उन पर है, और वो जब देखते हैं कि बाहरी राज्यों से यहाँ पर लाकर उनको रोजगार दिया जा रहा है, उनके हक हकूक को छीना जा रहा है, तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। मैं बड़ी सोच रखता हूं। मैं कभी ये नहीं सोचता, क्योंकि ये हमारा राष्ट्र है, मेरा ये भाव नहीं है कि बाहरी राज्यों के लोगों को क्यों रोजगार दिया जा रहा है। उनका स्वागत है, लेकिन पहले जब यहाँ हमारे स्थानीय युवा बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, उसके बाद आप बाहरी राज्यों के लोगों को रोजगार दें, तो हम उनका स्वागत करेंगे। आज जिस तरह से उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस कनेक्शन और सिलेंडर दिए जाते हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब गैस सिलेंडर खत्म हो जाते हैं तो उसको भरने के लिए 1000 रुपए की राशि लगती है। आज बहुत से ऐसे परिवार हैं कि जिनमें सामर्थ्य नहीं है 1000 रुपए का सिलेंडर भरने के लिए, और 80% परिवार इस योजना को छोड़ चुके हैं। ये भ्रमित योजना है और इसके पीछे एक हिडन एजेंडा है। वो मैं आपके सामने एक चर्चा करना चाहूंगा उस बात की भी। वो हिडन एजेंडा क्या है? वो ये पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों के लिए योजना है, ये आम जन के लिए योजना नहीं है। जब
गैस का सिलेंडर खाली होता है तो एक साल में लगभग 12 सिलेंडर तो लगते होंगे एक परिवार में। जब 12 सिलेंडर की जो वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो 12,000 रुपए की राशि जो है वो खर्च होती है। वो 12,000 रुपए कहां जा रहे हैं? वो 12,000 रुपए जा रहे हैं पूंजीपतियों के जेब में, उद्योगपतियों के जेब में, जो कि गैस वितरण प्रणाली पे कब्जा किए बैठे हैं। आज आपको सोचना है कि ये जो एक बार गैस कनेक्शन और सिलेंडर फ्री में दे दिए और पूरी उम्र भर जो है गुराई हो रही है, पूरी उम्र भर जो है पैसा जो है लोगों से आ रहा है, ये ऐसी स्कीम है, ये पूंजीपतियों के लिए स्कीम है। आज जिस तरह से आउटसोर्स पर जो कर्मचारी रखे गए थे, आज उनके लिए मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए कोई नीति नहीं बनेगी। मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ये वो सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, और स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, विद्या उपासक लगे, पीटीए पर अध्यापक लगे और अन्य विभागों में जो लोगों की नियुक्ति हुई, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक नीति बनाई, नीति के तहत जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लाए और आज हजारों लोग जो है वो रेगुलर सर्विस कर रहे हैं। ऐसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सोच है, ऐसी कांग्रेस सरकार जो की सोच है। आज जिस तरह से एक परिवार में जो मुखिया कर्मचारी सरकारी नौकरी के करते उनका निधन होता है और एक उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी देना सरकार का जो है एक नियम है, लेकिन आज करुणामूलक आधार पे पिछले 4 वर्ष में एक भी नौकरी जो है वर्तमान सरकार ने नहीं दी है, जिसके चलते आज करुणामूलक आधार पे जो लोग पात्र हैं वो आज धरने पर बैठे हैं शिमला में, और प्रदेश सरकार पर कोई भी जो है इसका असर नहीं हो रहा है। आज हमें संकल्प लेना है, आज हमें इस बात को सोचना है कि अगर यदि आप युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, यदि आप अपने क्षेत्र के विकास को लेकर चिंतित हैं, तो हमें इस सरकार को बदलना है। हमें आज आगाज करना है इस बात का। आज हमें ये आधारशिला रखनी है कि 2022 के जो आम चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आप कैसी तस्वीर देखना चाहेंगे, आप कैसी इमारत बुलंद करना चाहेंगे। आज ऐसे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने अर्की विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया अगस्त माह में। अगस्त में आकर यहाँ पर उन्होंने कुछ घोषणाएं करी सार्वजनिक मंच से, और उन्होंने वो 8 घोषणाएं करी, लेकिन एक भी घोषणा जो है आज तक पूरी नहीं हुई। मगर सितंबर माह में जब उनका मंडी पार्लियामेंट का दौरा था, सिरमौर के पछाद विधानसभा क्षेत्र का दौरा था, वहां पर भी उन्होंने कुछ घोषणाएं करी। वो सारी की सारी घोषणाएं जो है अपने कैबिनेट मीटिंग जो उन्होंने बुलाई उसमें एजेंडे में डालकर वो उन सभी घोषणाओं को पूरा कर दिया गया। आप ये क्या वजह है कि आज अर्की क्षेत्र की अनदेखी हुई है, उन घोषणाओं को क्यों पूरा नहीं किया गया? मैं माननीय मुख्यमंत्री को इसका दोष नहीं देता। ये दोष, ये नाकामी आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हैं उनकी है। उनको चाहिए था कि वो शिमला जाते और माननीय मुख्यमंत्री को याद दिलाते, मुख्यमंत्री महोदय आप घोषणा करके आए अर्की में, उन्हें पूरा कीजिए, लेकिन इनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। आज किस मुंह से जो वो आज लोगों से वोट मांग रहे हैं, हमें इस बात को भी देखना है, आपको इस बात का जवाब देना है। आज ये जो उपचुनाव होने जा रहा है, ये 1 वर्ष के कार्यकाल बचा है, उसके लिए चुनाव होने जा रहा है। आज मैं आपसे 1 वर्ष के कार्यकाल का मौका आज मांगने आया हूं। आप आंकलन करें, आप तुलना करें। यदि मुझे मौका मिलता है विधानसभा के पटल पर आपकी हर उस आवाज को बुलंद करूंगा जो आपके माध्यम से मुझ तक पहुंचेगी। आपकी हर उस समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत रहूंगा जो समस्या जो है मेरे संज्ञान में आपके द्वारा लाई जाएगी। आज मैं बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ शीर्षस्थ नेतृत्व है कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में 2 सीमेंट उद्योग स्थापित है। अर्की विधानसभा क्षेत्र के लगभग हर घर से जो है ट्रांसपोर्टर जो है वो अपनी ट्रांसपोर्टर के रूप में जो हमारे युवा शिक्षित लोग हैं स्वरोजगार के हेतु अपनी आजीविका चला रहे हैं, और मगर उनका शोषण हो रहा है। आज सरकार द्वारा जितने भी सोसाइटीज थी, आज जो ट्रांसपोर्टर सोसाइटीज थी उनको भंग कर दिया गया है, और आज एडमिनिस्ट्रेटर वहां बिठा दिए गए हैं। उनका वो शोषण कर रहे हैं, वो सरकार की कठपुतली हैं। आज हमें इस बात को भी सोचना है। आज जिस तरह से कोरोना महामारी काल में पिछले लगभग 1.5-2 वर्ष से जो है आर्थिक व्यवस्था छिन भिन हुई, जो ये ट्रांसपोर्टर्स भाई हैं इनकी भी आर्थिक व्यवस्था खराब हुई है।
आज हमें उनके बारे में भी सोचना है। सरकार को यह चाहिए था कि जहां पर जो है उन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऋण माफ किए, इन ट्रांसपोर्टर बंधुओं के लिए जो है आपको आर्थिक पैकेज देना चाहिए था। आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा। मैं ये आज याद दिलाना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री को कि बड़े बड़े दावे उन्होंने किए, लेकिन एक भी योजना जो है उन्होंने यहां पर अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं लाई है। आज जिस तरह से आज वो मंत्री आ रहे हैं, एमएलए आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। कल मुझे पता लगा श्री मंगल पांडे जी बिहार से उठकर आए और उन्होंने बातल में ये भाषण दिया और बयान दिया कि यहाँ तो अभूतपूर्व विकास हुआ है और यहाँ पर ऐतिहासिक विकास हुआ है 4 वर्ष में। शायद उनको याद ही नहीं रहा कि मैं हिमाचल में भाषण दे रहा हूं। हो सकता है क्योंकि शायद उनके लिए ठीक है, क्योंकि बिहार से यहाँ पर नियुक्तियां हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में बिहार के लोगों को यहाँ लगाया गया है, शायद ये उस बात को विकास कह रहे होंगे। तो ये ऐसे ऐसे जो नेता आज 4 वर्ष पहले कहां थे, 4 वर्ष के इस कार्यकाल में उनकी शक्ल क्यों नहीं देखी? इन सब बातों का आपको जो है आज जवाब देना है। मैं सिर्फ ज्यादा लंबा नहीं बोलता, आज हमारे वरिष्ठ नेता आए हैं। मैं आपसे सिर्फ आग्रह करता हूं और ये आज आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप 1 वर्ष का कार्यकाल दे आप मुझे और मुझे वोट के रूप में आशीर्वाद दें। मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगा और 2022 के चुनाव में तक मैं आपका ऐसा विश्वास जीतने का कोशिश करूंगा अपने कार्यशैली से कि जब मैं 2022 के चुनाव में आपके पास वोट मांगने आऊं तो आप मुझे कहें कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप दूसरे क्षेत्र में जाइए या हम खुद संभाल लेंगे। ऐसा प्यार पाने की मैं कोशिश करूंगा। ज्यादा अधिक नहीं बोलता, लेकिन आपसे एक बार पुनः मैं आशीर्वाद मांग रहा हूं। एक मौका दें और 1 वर्ष का कार्यकाल और पिछले 4 वर्ष का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, इसकी तुलना करें और फिर आगे का फैसला आप अगले साल जो है लें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिंद। कैंडिडेट अपने जाएंगे ना, से कह रहा हूं उनको जाने दो। क्योंकि आगे थोड़ी सी 1-2 मीटिंग्स हैं, तो हमारे यहाँ से संजय अवस्थी जी उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहीं जाना है मीटिंग में, तो ये वहां जा रहे हैं। बाकी हमारा कार्यक्रम इस तरह से चलता रहेगा। अब मैं आमंत्रित करूंगा सम्मानीय राजेंद्र राणा जी, जो हमारे सुजानपुर से विधायक हैं, बहुत बढ़िया इंसान है, आदरणीय राजेंद्र राणा जी। आज की इस चुनावी बैठक में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष श्री कुलदीप राठौर जी, पंजाब में कैबिनेट मंत्री और हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी भाई गुरगत सिंह कोटली जी, आपके इस जिला के पूर्व में मंत्री रहे और सोलन से विधायक आदरणीय श्री धनीराम सांडल जी, सभा में उपस्थित आपके जिला के अध्यक्ष शिव कुमार जी, आपके कैंडिडेट और हम उम्मीद करते हैं कि 2 तारीख को आपके होने वाले विधायक श्री संजय अवस्थी। मुझे लग रहा है नाम लेंगे तो बहुत सारे नाम मैं जानता हूं। सोलंकी जी पीछे खड़े हैं, मदन चौधरी जी खड़े हैं और खासतौर पर सोलन से सुरेंद्र सेठी जी, अरुण जी, सभी लोग आए हैं कार्यक्रम में उपस्थित। सभी आदर के योग्य सभी देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, मेरी जो जिम्मेवारी है वो फतेहपुर में लगाई गई है और मैं रात को फतेहपुर से यहाँ पहुंचा हूं। मैं मंडी में भी गया और खास तौर पर मैं मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र सराज में भी गया। बड़ी कल्पना करके गया था, मैं बड़ी उम्मीद लेके गया था कि मुख्यमंत्री का अपना चुनाव क्षेत्र है और शायद यहाँ विकास जो है वो विधानसभा में चर्चा होती है कि बहुत सारा पैसा, बहुत सारा बजट सराज में चला गया। और जैसे ही हम लोग सराज में प्रवेश करते हैं
लगभग 40 किलोमीटर जो हमने रोड से सड़क के माध्यम से सफर किया, तो मैंने जनसभा में कहा कि भाई सड़क ऐसी थी, विकास की ऐसी तस्वीर हमने देखी कि पाउडर लोग लगाते हैं, यहां तो बड़ा नेचुरल पाउडर लग रहा है, सारी मिट्टी मुंह के ऊपर जो है वो पड़ रही है, सड़कों की दुर्दशा। और यही हाल पूरे प्रदेश का है। और अभी आपके अर्की चुनाव क्षेत्र में हम लोग प्रवेश करके आए और सड़कों की हालत देख के ऐसे लग रहा था कि खूब विकास आपके यहां हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? लग रहा है। राठौर साहब चर्चा कर रहे थे कि भाई यही हाल रहा तो डिस्क की प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कहा जी धीरे धीरे चलते हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जलसे कर रही थी, तो नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि मित्रों, अगर वोट डालने से पहले एक काम जरूर करिए कि कांग्रेस सरकार ने महंगाई बहुत कर दी, आप जो है सिलेंडर के दर्शन करके जाना। तो लोग दर्शन करके गए, बदलाव किया, 400 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था। अब हम फतेहपुर में भी यही कह रहे हैं और अर्की वालों को यही कहने के आए हैं कि हमारी बात माननी है या नहीं माननी है, पर जो बीजेपी के लोग आपके कार्यकर्ता हैं, परिवार हैं, उनको जरूर संदेश देना कि नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी आई है कि इस बार भी वोट डालने से पहले सिलेंडर से मिलके जाना, दर्शन करके जाना। कहते थे कि आपको 60 रुपए पेट्रोल देने वाली सरकार चाहिए या 40 रुपए वाली चाहिए? अब बताओ कि आपको 60 वाली चाहिए कि 110 वाली चाहिए? आप ये देखिए कि पुराने टाइम में क्या होता था कि गरीबी भी होती थी, फेयर एंड लवली क्रीम लेने के लिए कई बार पैसे नहीं होते थे लोगों के पास, तो कड़वा तेल लेते थे, ऐसे करते थे और मुंह में मालिश कर लेते थे। अब उससे भी गए 220 रुपए कड़वे तेल की बोतल मिल रही है। खाने पीने के दाम आप देखिए। ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे भाषणों में, हम गरीबी खत्म कर देंगे। अब क्या बोल रहे हैं? हम गरीबी नहीं खत्म करेंगे, हम गरीब को ही खत्म कर देंगे। आप इनसे पूछिए कि भाई ठीक है, आपने 4 साल लगाए, अब ये कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए। हम स्कूल पढ़ते हैं, यहां पर चेयरमैन भी रहे एजुकेशन बोर्ड के, हम स्कूल में पढ़ते हैं और जो लिखते हैं, जो पेपर में लिखते हैं, नंबर तो उसी के मिलते हैं ना। अब इनसे पूछिए कि 4 साल में आपने जो काम किया है, आपके नंबर क्या लगाए? अगर लिखा ही कुछ नहीं है, काम ही कुछ नहीं किया है, तो नंबर किस बात के? नंबर तो उनको 0 मिलने वाला है। जीडीपी इन्होंने -25 डिग्री पहुंचा दी, -25। ये जो हमारी किसी भी देश की तरक्की, किसी भी देश को अगर आप आंकलन करना चाहते हैं उसका, तो उस देश की इकोनॉमी जो है वो कितनी मजबूत है, उससे आंकलन किया जा सकता है। इस देश की इकोनॉमी तो पताल में चली गई, जीडीपी माइनस में जा रही है। आपके बांग्लादेश में 60 रुपए पेट्रोल मिल रहा है। दुनिया में सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, गैस देने वाली सरकार कोई है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। भ्रष्टाचार से लबालब ये सरकार भर गई है। अब हिमाचल प्रदेश में कितने घोटाले बताएं? आपके सोलन में 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय इन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोलने का प्रचलन शुरू किया, दुकानों की तरह बांट दी। आपके जिले में एक पंचायत में 3 यूनिवर्सिटियां खोल दी। अभी तो एक ही यूनिवर्सिटी, मानव भारती विश्वविद्यालय, उसका 5 से 6 लाख फर्जी डिग्रियां निकली हैं। और उसका आंकलन जो मैंने किया है, 3 से लेकर 10 लाख रुपए में डिग्री बेची जाती थी, ये पुलिस कह रही है। ये किसने इसको जो है इसका फाउंडेशन रखी? भारतीय जनता पार्टी की 2008-9 में सरकार थी। जब शर्तें पूरी नहीं करती थी यूनिवर्सिटी, वो उनको कैसे इजाजत दी? 2 बार मामला रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार क्या लेन देन हुआ, हम ओपनली बोल रहे हैं, मीडिया के समक्ष बोल रहे हैं कि क्या लेन देन हुआ तीसरी बार जो इजाजत दी गई।
और जब उस आदमी का जो पुराना रिकॉर्ड था वो 420 के कई मुकदमे थे, तो उसको कैसे इजाजत दी गई? अगर 5 लाख भी मान लो डिग्रियां बिकी हैं और मिनिमम 4 लाख रुपए एवरेज लगाए तो भी 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला बनता है। किसको हिस्सा जा रहा था? कौन था इसका सरगना? किसके संरक्षण में हो रहा था? आप देखिए, कोरोना में लोग परेशान थे, घरों से निकल नहीं पा रहे थे, और यहां पर भ्रष्टाचार के मामलों में इनके लोग, जिनको त्याग पत्र देना पड़ रहा था। आप देखिए, इनके डायरेक्टर जो है वो पुलिस ने, विजिलेंस ने उठाए अंदर करिए, और क्लीन चिट भी खुद ही दे रहे हैं, केस भी खुद ही बना रहे हैं। आप ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश जो है, जिसको कहते हैं कर्जे में डुबो दिया, 45,000 रुपए का कर्जा था, तो इन्होंने कमी नहीं रखी, इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए कर्जा पहुंचा दिया। अरे डबल इंजन की बात करते थे आप कि डबल इंजन की सरकार चलेगी, डबल विकास होगा। हिमाचल वाला इंजन तो इनसे स्टार्ट नहीं हुआ, और जो दिल्ली वाला था वो फ्रीज हो गया। आज पूरे देश की संपत्ति ये सरकार बेच रही है। एक बेटा पैदा होता है जो अपने बाप की कमाई को डबल करता है, 3 गुना करता है, 4 गुना करता है, उसको लोग लाइक बोलते हैं कि लाइक बेटा पैदा हुआ है। और एक बेटा ऐसा आता है जो बाप ने कमाया होता है, उसको बेच बेच के खा जाता है। तो ये 60 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को खड़ा किया था, आज उस सारी संपत्ति को, चाहे रेलवे है, चाहे एयरपोर्ट्स हैं, चाहे हवाई जहाज हैं, एयर इंडिया है, एक के बाद एक इन्होंने सारी चीजें बेच दी। आजकल कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया। मैं आपको बताने के लिए आया है कि आपके इलाके में कोई प्रॉपर्टी होगी तो मत बताना इनको, नहीं तो बोस को भी बेच देंगे। ये एक के बाद एक बेच रहे हैं। आप देखिए, इनसे पूछिए कि महंगाई कहां पहुंच गई। आप तो महंगाई के नाम पर आए थे, आप तो विकास के नाम पर आए थे। सबसे फेलर सरकार हिमाचल की ये सरकार साबित हुई है। मैं आपसे सिर्फ अंत में एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि अगर कोई गलत काम करे उसको हम सपोर्ट करें तो वो और गलत काम करता है। प्रश्न ये नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर यहां से हमारा एमएलए जीत के जाता है तो सीधा संदेश जाएगा इस सरकार को, इसके सरकार के कान खड़े हो जाएंगे कि लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं और हमें महंगाई कम करनी है। अगर फिर भी आप लोग यहां से वोट डालेंगे तो समझेंगे कि मेरी रियासत, मेरा राज्य सब ठीक है, मेरी प्रजा सुखी है, और इसलिए जो हम कर रहे हैं वो सब स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया। मेरे इलाके में बहुत सारे लोग नरेगा में काम करते हैं। जब मैं निकलता हूं मैं उनसे जरूर मिलता हूं, गाड़ी खड़ी कर देता हूं, तो महिलाएं भी काम करती हैं। मैं कहा, बहन जी क्या हाल है? कहती ये मत पूछो क्या हाल है। मैं कहा, हुआ क्या, आप बताओ मुझे। कहते 5 दिहाड़ियां लगाते हैं तो 1 सिलेंडर मिलता है। मैं कहा, रोटी? कहते रोटी तो यहाँ पर गुरुद्वारा होता, कोई तो गुरुद्वारे में, वहां गुरुद्वारे में नहीं है, नहीं तो लंगर में खा लेते। इससे बहुत बुरा हाल है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, घर घर जाइए, एक एक व्यक्ति से मिलिए और बीजेपी के लोगों से जरूर मिलिए कि मोदी साहब का संदेश है कि दर्शन सिलेंडर के जरूर करके जाना। और जिनके पास गाड़ियां हैं, तेल भरवाते समय या तेल भरवाने के बाद जब वोट डालेंगे तो कम से कम पेट्रोल पंप को याद रख लेना। मैं कल भी चर्चा कर रहा था, मेरी गाड़ी 3400-3500 रुपए में भर जाती थी, आजकल भरा रहे हैं तो 5500 रुपए में भर रही है। एक बार 2000 का फर्क है। मेरी 10 बार बढ़ाना पड़ती है महीने में मुझे, तो 10 मतलब 20,000 तो चला गया। महंगाई, अच्छा आपको लगता है महंगाई है कि नहीं है? जोर से बोलो। तो ये सरकार निकम्मी है कि नहीं है? इसकी छुट्टी करनी की चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो ये जो 2021 का है, ये 2022 की जो पिक्चर रिलीज होने वाली है ना, उसके लिए ट्रेलर है। ट्रेलर अच्छा हो तो पिक्चर भी अच्छी होती है, इसलिए ट्रेलर, सही ट्रेलर इनको दिखा दो और इनका काम जो है वो पेंशन के जो है डॉक्यूमेंट है तैयार करके भेज दो। मैंने तो उनको बोल दिया कि इस बार आपकी सरकार जा रही है। तो क्या बोलते हैं, कहते सरकार तो 5 साल बाद बदल ही देते हैं। मैं कह नहीं, इस बार कुछ ज्यादा बदल रही है क्योंकि आपने काम बहुत कर दिए। इसलिए अंत में मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। जो लोग चुनाव को चुनाव की दृष्टि से लेते हैं और लास्ट वाले 4 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, अपना मोर्चे को संभाल के रखें। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। और अवस्थी जी को भारी मतों से जिताएं। और एक बार पीछे जो कंपार्टमेंट पड़ गई थी, उनको रह गई थी कंपार्टमेंट की वजह से,
उस कंपार्टमेंट को दूर करें और इनको भारी नंबरों से पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ से बीडीसी के प्रताप जी हैं और वो कहीं कुछ इनके घर में इमरजेंसी तो वो जाना चाहेंगे, तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आए हुए अतिथियों का वो धन्यवाद करें। आदरणीय श्री गुरकीरत सिंह मंत्री पंजाब, श्री कुलदीप सिंह राठौर जी, श्री धनराम सांडिल जी, राजेंद्र राणा जी, शिव कुमार जी, अमरचंद पाल जी, हमारे अर्की मंडल के अध्यक्ष श्री सतीश जी, उनके साथ आए पदाधिकारीगण, मैं सब लोगों का आपका अपनी पंचायत में पधारने पर स्वागत करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा मत जो अवस्थी जी को दिलाएंगे और जितना होगा रात दिन इनके लिए कार्य करेंगे। इसलिए आप सब लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद प्रताप जी। मैं अब सम्मान से डॉक्टर धनराम शांडिल जी को अनुरोध करूंगा कि अपना शुभ विचार यहाँ दें। धन्यवाद शांडिल जी। सभी को नमस्कार। इस चुनावी वेला में आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण गांव में हम आए हैं। आप अपने बीच श्री गुरकीरत सिंह कोटली जी को देख रहे हैं। इन्हें लख लख बधाइयां देने वास्ते भाई मैं चाहूंगा कि हम जोर से तालियां बजाएं। इनको हमारे सहप्रभारी हैं, बहुत ही नेक इंसान हैं और हम आप सब लाइनें बताई दी थी पहले संजय जी ने, अवस्थी जी ने कि भाई श्री बेअंत सिंह जी जो हमारे बहुत ही अच्छे चीफ मिनिस्टर थे उनके होते हैं और कैबिनेट रैंक से इनको नवाजा गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग उनका स्वागत करें। हमारे बीच हमारे बहुत ही ऊर्जावान हमारे अध्यक्ष श्री कुलदीप राठौर जी, हमारे राजेंद्र राणा जी बड़ा ओजस्वी भाषण देते हैं और ये ओजस्वी काम करने वाले भी हैं, इसमें कुछ शक नहीं है। हमारे शिव कुमार जी, मदन जी और प्रोफेसर अमरचंद पाल जी, सारी सोलन की जनता, सुंदर सेठी जी, अरुण जी और जितनी भी हमारी टीम आई है, चाहे लोता जी के साथ हो, चाहे डॉक्टर मसराम जी के, और जितनी भी हमारी बहनें खासकर बीडीसी की डिप्टी चेयरपर्सन उपाध्यक्ष से बोलते हैं, यहाँ पे हेमा जी भी हैं, हमारे तनवर साहब हैं और सारे सोलन को तो हम सुरेंद्र सेठी जी के शिक्षक समझते हैं, तो क्लब कर दी जाए क्योंकि ये भी एक हमारे बहुत शीर्ष नेता है वहाँ के। देखिए हम सभी महत्वपूर्ण हैं और सच में कहता हूँ कि जो जिस गांव में आप बैठे ना और जिनके पुत्र आपके रहे हैं प्रोफेसर अमरचंद पाल जी, वो भी ऑर्डिनरी आदमी नहीं थे। मैं बहुत छोटे से स्टूडेंट लाइफ में सुना करता था, ही कुड इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कहने का कि जो संविधान बना है उसके बारे में उन्हें बहुत जानकारी थी और किसी भी पैरा को किसी वक्त भी कर देते, कोट करके वो बता भी सकते थे। तो हीरा सिंह पाल जी के जो जिस गांव में आप हैं हम उन्हें नमन करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे हम मदन जी को देखते हैं तो चौधरी लज्जाराम को याद करते हैं, तो सचमुच अपने पूर्वजों के जो अच्छे उदाहरण हैं वो इस पाल डायनेस्टी में है और कोई शक नहीं कि 5 बार हमारे बीच रहे। आज प्रोफेसर साहब ने भी अच्छा नाम कमाया है और शिक्षा के फील्ड में भी वैसे भी। और ये जो जनता यहाँ की है ना, अर्की की सच, ये तो महाराज बोलू भाई, अरे बना दे आग लाई दो, नॉट ऑर्डिनरी। आप लोग कोई ऑर्डिनरी लोगों में से नहीं है, मैं जानता हूँ, और सबसे अवेयर जनता है और सबसे सटीक काम करते हैं, कोई दो राय नहीं। क्योंकि मैंने 10 साल आपको देखा है, आपके यहाँ पे जब प्रोफेसर जानते जब स्कूल कुछ बनना था तो उसमें भी मुझे योगदान देने के लिए कहा गया। मैं कभी इस गांव को जरूर बताओ कि हीरा सिंह पाल जी का गांव है, लेकिन चंद पाल जी का गांव है। देखिए विचारधारा की लड़ाई है, पार्टी जब अपनी जगह काम करेगी, लेकिन जब पार्टी का सवाल आता है तो हमें याद रखना है कि हम किस विचारधारा से जुड़े हैं। वो विचारधारा जिसने भारत की उन गुलामी की बेड़ियों से हमको छुड़ाया, वो विचारधारा जिसने भारत को आज आधुनिक भारत को दुनिया के पटल पर लाया। कहने को सब कहते हैं 70 साल में क्या किया, अगर 70 साल में कुछ किया ना होता तो आज इस कोरोना के समय में आप लोगों को
एक भी पेशेंट के लिए कोई सुविधा ना मिलती। इतने अच्छे अच्छे आपने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बनाए, इतने अच्छे अच्छे आपने दूसरे इंस्टीट्यूट बनाए, इतनी अच्छी अच्छी आप लोगों ने मैं कहता हूँ जो इंस्टीट्यूशन की छोड़कर जो इबारत लिखी है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे हमारी आज की जो सड़क की बदहाल आप देख रहे हो। परसों मनलो कला में थे और वहां पे लगभग काफी डिस्टेंस में एक गांव आता है और सच में जो उससे आगे, क्योंकि पहले का बॉर्डर एरिया ही है, वहां से जो 7 पंचायतें बाद में आई है रामकुमार जी के एरिया से या लखविंदर राणा के जो दाहिनी तरफ को आई है, वो आप सब जानते हैं 10, 12, 15 पंचायतें आई है। सब में सड़कों की हालत बड़ी बुरी है। हम लगभग 10-12 घंटे रहे और सचमुच में हमारी पीठ भी टूट गई और गाड़ी की भी हालत खस्ता हो गई। तो ये सब जगह ऐसी हाल है, नॉट ओनली हियर, एनीवेयर यू गो। तो हिमाचल की आप बदहाली सबसे पहले सड़कों से देख सकते हैं। और फिर आप देखते हैं कानून व्यवस्था ऐसी है, किसी को गाड़ी से खींच दो, उसको 2 लगाओ, जाके समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आपकी बहुत सी चीजें हैं। महंगाई और बेरोजगारी तो आप रोज ही देख रहे हैं। जो राजेंद्र राणा जी ने बातें कही वो सचमुच में बड़ी सत्य हैं। इसे कोई दो राय नहीं कि 2 वक्त खाने का, रोटी का भी जो हम इंतजाम करते हैं उसमें भी शक हो गई है। तो इसलिए भाइयों बहनों हमें जागरूक होना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बतानी है। और सिलेंडर का दाम ठीक कह रहे हैं कि 400 जो होता था तो ये तो सड़कों में आ जाते थे, बाल कटवा देते, कोई कुछ और करते थे, सब के सब। और वो आजकल आप सुन भी सकते हैं। तो हम जब 1000 रुपए से ऊपर सिलेंडर जा रहा हो और जब 100 से ऊपर पेट्रोल की कीमतें जा रही है तो इसका हमारी इकोनॉमी पे पूरा असर है। अर्थव्यवस्था सबसे नीचे, ठीक बताया राजेंद्र राणा जी ने। तो मैं उन्हीं सब चीजों में संबद्ध करते हुए आपको हाथ जोड़कर यही कहना चाहता हूं कि कृपा करके इन सब छोटी छोटी चीजों को बताइए। गांव में इसका असर होगा। और ठीक है कि आज ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। मैं सच कहता हूं, राजा वीरभद्र सिंह कर्म भूमि है जिन्होंने तुम्हें 4 कॉलेजेस दिए जो सच में दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेजों की श्रेणी में है। उस महान पुरुष ने 3 ITI दिए और न जाने कितने सामुदायिक केंद्र, कितने स्वास्थ्य केंद्र, उसकी गिनती नहीं है। वो महान शख्स हमेशा के लिए हमारे दिलों में रहेंगे। और उनसे ही ये सीट निकली हुई थी। मैं सच बता रहा हूं, अगर वो ना होते तो सीट भी नहीं निकलनी थी। हमें मालूम है, सभी यहाँ बैठे सुंदर भाई है, सभी लोग हैं कि कितनी मुसीबतों से बहुत कशमकश होती है। आप समझते प्रोफेसर हमारे अमरचंद पाल भी योग्य हैं, परंतु जब यहाँ का मुसीबतें देखते, एक बार मेरी ड्यूटी पहले भी लगी थी तो मैंने बोला कि कितने तुझे बोला से 13 है। बोला भाई तो बहुत मेहरबानी थे, तुसी आप लड़ लो चलो क्या करना, डॉक्टर मसराम जी जानते हैं। तो कहने का मतलब ये कि उससे जाहिर क्या होता है, उससे जाहिर होता है यहाँ की उत्कंठा, यहाँ की जागरूकता, यहाँ की शिक्षा, यहाँ का इस लोकतंत्र को मजबूत करने का आपस का आपका जो मादा है। वो ऐसी बात नहीं, इस बड़ी डेमोक्रेसी में बड़ी पार्टी है, सबका हक है। परंतु जब किसी को टिकट हाईकमान ने दे दिया भाई, उसके बाद चाहे मेरा सगा भाई भी हो तो मैं उसको यही कहूंगा कि भाई अनुशासन में रहना पड़ेगा। तो अगर मतलब अध्यक्ष महोदय को ये फैसला लेना बड़ा कड़वा तो ये एक्सेप्ट करना होगा। अनुशासन के आगे हम सब लोगों को हमेशा जो उसका सम्मान करना होगा। और आज सबसे बड़ी जरूरत आपकी क्या है, वो है सवेरे टाइम के उठो, परमात्मा का नाम लो, नहाने का योगा करते वो भी करो, उसके बाद अपने को सशक्त चिंतन की तरफ ले जाओ। 10 बार नहीं, जितनी बार आप भगवान का नाम बोलो उतनी बार बोलो भी हम जीतेंगे। बोलिए सब अभी हम जीतेंगे, जोर से बोलो हम जीतेंगे। हाँ, बस यही आपने हमेशा रखना और ये आखिरी दिन तक अपने दिमाग में रखना है। और इतना अच्छा आपको कैंडिडेट मिला है, सब कुछ जानता, गांव में पिछले 4 सालों से एक गांव में गया है, एक पंचायत में गया है, तो फिर वो क्यों ना जीते। इसलिए आप सब लोग एक मत से जाओ और संकल्प लो कि 30 तारीख को कोई घर में नहीं होगा। तो बूढ़ा है नहीं जाता उसको व्हीकल दे दो, अपने कोई भी इंतजाम करना हो प्लीज लेट मी नो। मैं तो आपके बीच में हूँ, किसी भी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम हो मेरे तक बता दीजिए, साहब यहाँ पे यह करना, मैं करके दूंगा आपको। और जरूरी है कि हर आदमी जाए और दिए गए समय में अपना मतदान दे। और संजय अवस्थी जैसे अच्छे कैंडिडेट को आप अपना मत देंगे तो 1 साल में आप, ये ठीक कहा राजेंद्र जी ने कि ट्रेलर है, इस ट्रेलर को सुंदर ट्रेलर बनाइए ताकि जो आपकी मेन पिक्चर है 2022 की वो भी सुंदर हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। अब मैं
आमंत्रित कर रहा हूं आदर योग्य गुरप्रीत सिंह जी कोटली जी आए और अपना आशीर्वाद दें। बड़े ही हमारे सम्मानित हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कुलदीप राठौर जी, हिमाचल प्रदेश के बड़े सीनियर नेता, सोलन से विधायक और मंत्री भी रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, तनीराम शांडल जी, और बड़े ही मेहनती, जिनको चुनाव लड़ने की बहुत सी उनमें काबिलियत है, जिनको सही मायनों में इलेक्शन लड़ना आता है, राणा राजेंद्र सिंह जी, जो हमारे वो भी विधायक हैं यहाँ से, हिमाचल से, सुजानपुर से, सोलन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार जी, और सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आज हम सब लोग उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी संजय अवस्थी जी, जिनको बहुत ही मेहनती और एक अच्छे इंसान के रूप में जाना जाता है, कांग्रेस पार्टी ने आज उनको आपके बीच में इस चुनाव को लड़ने के लिए भेजा है। मैं पहले तो आपका सबका धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे पंजाब की वजारत में काम करने का मौका मिला और आपने बहुत सा मेरा स्वागत किया, क्योंकि पिछले तकरीबन 3 सालों से बतौर सचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुझे हिमाचल में काम करने का मौका लगा, और जो प्यार सत्कार आपने दिया, उसी वजह से आज मुझे पंजाब की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। सो हिमाचल के लोगों की तो मैं कभी देन दे ही नहीं सकता। जहां जहां भी हम गए, वहां वहां कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़े बड़े हमारे सम्मेलन हुए, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए आप सब ने काम किया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब एक परख की घड़ी आई हुई है, 3 हमारे असेंबली के उपचुनाव हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, एक मंडी का लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, और ये पहली दफा हो रहा है कि हम सब लोग, हमारे वो महान नेता जिन्होंने इस प्रदेश को पहचान दी, इस प्रदेश की कायाकल्प की, और बहुत लंबे समय से उन्होंने इस प्रदेश की अगुवाई की, कांग्रेस पार्टी की अगुवाई की, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी। आज उनके बिना हम प्रदेश में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएं। समा थोड़ा बचा है, जैसे पंजाब में सिर्फ हमारे पास 90 दिन है, 3 महीने का समय हमारे पास, हम इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, नई सरकार बनी है पंजाब में, और आपके प्रदेश में भी सिर्फ 1 साल का समय बचा है। तो ये एक तरह का सेमीफाइनल है। तो अगर हम सेमीफाइनल जीत जाएंगे तो फाइनल जीतने में हमें बहुत हमें बहुत इजी होगा, हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आपको बेनती करता हूं, जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि आप सब ने पूरी तनदेही से, पूरी निष्ठा से, पूरे ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। और ये तय है कि 22 में पंजाब में भी और हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि पंजाब में भी हमने देखो कांग्रेस पार्टी है जो आम लोगों की पार्टी है। आज आम लोगों की सरकार पंजाब में आई, एक ऐसा मैसेज गया पूरे देश के लिए
हमारे वहां क्या हो रहा था कि पीछे अभी राजनीति हो रही थी, अकाली दल हमारी विरोधी पार्टी है, उन्होंने भी कहा कि हम एक उप मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से गरीब परिवार से हम बनाएंगे। आम आदमी ने भी ये कहना शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो वो सच करके दिखा दिया कि एक ऐसे परिवार से एक नीचे से उठा हुआ आदमी आज पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। आज पूरे देश में एक ऐसा मैसेज कांग्रेस पार्टी ने दिया जो लोगों ने इतना लाइक किया, और आज पंजाब में भी आप देखेंगे कि इतना बड़े तादाद में आज कांग्रेस पार्टी के लिए लोग काम कर रहे हैं, और दूसरी पार्टियों को कहने के लिए कुछ नहीं बचा। आज वो बिल्कुल शांत चुप बैठे हैं। तो इसलिए ये हमें देखना होगा कि कौन लोग, कौन पार्टियां कांग्रेस देश के लिए और प्रदेश के लिए काम कर रही हैं। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का सहारा लेकर के हमें आजाद करवाया, हमें देश के, और ये लोग जो आज बीजेपी वाले हिंसा से आज देश को चलाना चाहते हैं। आज लोगों में डर और सहम का माहौल है। आज जिस तरीके से किसानों को, बागवानों को यहाँ, और देखो पूरे देश में अगर देखा जाए, अगर किसानों की बात की जाए तो बहुत छोटे किसान देश में हैं, बड़े किसान बहुत कम हैं। यहाँ हिमाचल में भी बहुत ये स्टेप फार्मिंग होती है, बागवानी होती है, सेब का कारोबार होता है, लेकिन इस पार्टी ने और इस सरकार ने तो किए ही कुछ नहीं। किसानों को कुचला जा रहा है, गरीब मजदूरों को कुचला जा रहा है, जो छोटे दुकानदार, जो छोटे व्यापारी हैं, उनकी कोई बात जो है अभी ये बीजेपी चाहे प्रदेश में और चाहे देश में कोई सुनवाई नहीं हो रही। बड़े बड़े पूंजीपति, जो बड़े बड़े औद्योगिक जो बड़े लोग हैं, उनकी बात ये बीजेपी हमेशा करती रही है। आज उनके तरीके से, उनकी सोच के मुताबिक नीतियां जो है वो बनाई जा रही है। इसलिए आज पूरा अफरा तफरी का माहौल देश और हर प्रदेश में बना हुआ है। किसान एजिटेशन कर रहे हैं, किसान सड़कों पे उतरे हुए हैं, किसान धरने लगा रहे हैं, किसान रेल रोक रहे हैं, किसान मतलब इतना माहौल ऐसा बना दिया गया है पूरे देश में कि आज कोई भी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। और दूसरी बात, राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को जानबूझ के इन्होंने ठगा। अगर राष्ट्रवाद की बात की तो हमारे महान नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी ने इस देश के एकता और अखंडता के लिए कुर्बानी दे दी। पंजाब में भी देखो कैसे माहौल था। हम तो बिल्कुल आसपास में रहते हैं, आपको तो पता ही है। आस्ता आस्ता पंजाब की जो आग थी आतंकवाद की, वो हिमाचल में भी आना शुरू हो गया था, हरियाणा में भी शुरू हो गया। हम साथ लगता हमारा राजस्थान है, वहां भी माहौल ऐसा बनना शुरू हो गया था। और अगर 1992 में, मुझे तो याद है, मेरे दादाजी सर बेन सिंह जी उस समय, जैसे कुलदीप राठौर जी हमारे अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के, और हमारे पंजाब कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे, उस समय बहुत कठिन और बहुत डर का माहौल था, और दूसरी पार्टियों से लोग घर से बाहर नहीं से निकलते, कोई दिल्ली से नहीं आता था। तो उस माहौल में जब इलेक्शन हुआ, सिर्फ 10% लोगों ने वोट डाली थी, आपको शायद पता नहीं होगा। मतलब 10% पूरे प्रदेश में उस समय लोगों ने बाहर आके, क्योंकि थ्रेट्स आ रही थी, धमकियां आ रही थी कि जो भी वोट डालेगा उसकी उंगल काट दी जाएगी, उसका हाथ काट दिया जाएगा। तो ऐसे माहौल में उस समय कांग्रेस पार्टी ने पंजाब को बचाया, पंजाब में अमन शांति आई, पंजाब में तरक्की खुशहाली का आगाज हुआ, एक ऐसा नया समा आया पंजाब में, डेमोक्रेसी को बहाल किया। तो हमारे तो वहां 15 साल से कोई इलेक्शन ही नहीं हो रही थी, कोई पंचायत की, कोई ब्लॉक समिति जैसे बीडीसी बोलते हैं, कोई जिला परिषद की कोई इलेक्शन ही नहीं हो रही थी। तो उस सर बेन सिंह जी ने आते ही जब माहौल ठीक किया, सब इलेक्शन भी करवाई और लोगों का राज दिया, लोक राज इसको बोलते हैं। और हिमाचल में भी और सब लोगों को फिर अच्छा माहौल मिला, और आज तरक्की और खुशहाली के आगे जा रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ही है जो देश के हित में, जो प्रदेश के हित में हर समय उनकी नीतियां आम आदमी के लिए और हर छोटे आदमी के लिए नीतियां जो है कांग्रेस पार्टी ही बना सकती। सो मेरा आपसे निवेदन है कि 30 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है, तो सब लोग इकट्ठे होकर के कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान उस पर आप वोट दें और कांग्रेस पार्टी को जिताएं, संजय अवस्थी जी को यहाँ से जिताएं, और जहां जहां हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं पार्टी के लोग, उनको जिताएं, ताकि हम एक अच्छी एक
ईमानदार सरकार जो है वो प्रदेश में लेके आए, और ताकि प्रदेश की तरक्की हो, प्रदेश का कल्याण हो। और आज जो सभा में आज जो बड़ा है वो बेरोजगारी देख लो, राणा जी ने बताया, शांडल साहब बोल के गए हैं, बेरोजगारी, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, और विकास नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही प्रदेश में। आज अगर किसी का विकास हो रहा है तो उनके खास लोगों का विकास हो रहा है, तो इसलिए आज करप्शन जो है वो आज बढ़ चुकी है। तो इस प्रदेश में आज लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है, और लोगों को आप सोचना पड़ेगा, आप लोगों ने सोचना, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रदेश मजबूत रहे और प्रदेश में तरक्की हो, बेरोजगारी खत्म हो, यहाँ कुशासन का सरकार का राज खत्म हो, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी कैसा विकल्प है जो प्रदेश को आगे ले जा सकती है। और आने वाले दिनों में हम आपसे वादा करता हूं, मैं भी करता हूं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा इलेक्शन में हम जा रहे हैं, और जब हमारी पंजाब की इलेक्शन होगी, आज मुझे अध्यक्ष जी भी बोल रहे थे, राणा जी भी कह रहे थे, शांडल साहब भी आएंगे हमारी पंजाब की इलेक्शन में, और सेठी साहब बैठे हैं सोलन से। तो जब हमारी इलेक्शन खत्म हो जाएगी तो हम पूरे जो 8-9 महीने बचेंगे तो हिमाचल में हम पूरी मेहनत से काम करेंगे और आपके साथ काम करेंगे, और जब तक घर में ही बैठेंगे जब तक हमारी सरकार इस प्रदेश में भी नहीं आ जाती। सो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कोटली जी। मैं अब बड़े सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राठौर जी से कि आए और अपना वक्तव्य दें। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हमारे कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव जो हिमाचल के सह प्रभारी हैं, और अभी इन्हें पंजाब में मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, गुरकीरत सिंह कोटली जी। सबसे पहले तो जहां हम आपको बधाई देते हैं, वहां हम श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि एक संगठन के व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसके परिवार ने इस देश के लिए, इनके दादाजी ने कुर्बानी दी है, शहादत दी है, उसी को ख्याल में रखते हुए इनकी काबिलियत पे इन्हें जो है मंत्री बनाया गया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इनका बहुत योगदान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ रहा है, मेरे साथ रहा है। जब से मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना उससे पूर्व ये यहाँ काम कर रहे थे। जिस ढंग से इन्होंने पार्टी संगठन को यहाँ मजबूत करने में अपना योगदान दिया, और मैं आज याद करना चाहता हूँ हमारी जो पूर्व में प्रभारी रही हैं रजनी पाटिल जी, उनका भी बहुत सहयोग रहा, और आप दोनों के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। और ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का और हिमाचल के जो देवी देवता है उनका आशीर्वाद है कि अभी रजनी पाटिल जी को राज्यसभा मिली, वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई और आपको जो है मंत्री पद से नवाजा गया। और मैं संबोधित करता हूं हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जो पूर्व में मंत्री रहे और सोलन से विधायक हैं, डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी, और यहाँ हमारे जो साथी हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष हैं, सुजानपुर से विधायक हैं, और एक अच्छे पार्टी की जो मैनेजमेंट है उसमें एक बहुत अच्छा अपना रोल निभा रहे हैं राजेंद्र राणा जी। और यहाँ प्रोफेसर पॉल बैठे हैं, और इनके बारे में तो मैं बड़े आदर से इनको संबोधित करता हूँ, क्योंकि विश्वविद्यालय में ये मैंने कानून की पढ़ाई जो है इनसे पढ़ी है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपने जेपी नड्डा को पढ़ाया, वो आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष है, हम दोनों इनके शिष्य हैं। पाल साहब जो इस गांव के रहने वाले हैं और ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार से जो है पूर्व में मंत्री रहे हैं हीरा सिंह पाल जी, और 5 बार विधायक रहे हैं, उस परिवार से आप आते हैं।
और संगठन की मजबूती के लिए आप काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बैठे हैं, बहुत मेहनती हैं, शिव कुमार जी, मदन चौधरी जी जो कांग्रेस पार्टी के हमारे सचिव हैं, यहाँ जगमोहन मल्होत्रा जी हैं, डॉक्टर मस्तराम जी हैं, सेठी साहब हैं, अरुण जी हैं, अमन जी हैं, सभी बैठे हैं। अब मैं सबको संबोधित करूंगा, काफी समय लगेगा। हमारी महिला शक्ति यहाँ बैठी है। आप लोग जानते हैं कि 30 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि हम सब लोगों के लिए। हालांकि हमें मालूम है कि इन चुनावों से ना तो दिल्ली की सत्ता बदलेगी ना हिमाचल की सत्ता बदलेगी, लेकिन जिस ढंग से आज पूरे देश में प्रदेश में माहौल बना है, जरूरत इस बात की है हमें इस माहौल को बदलना है। आप देख रहे होंगे कि हर तरफ निराशा का माहौल है, क्योंकि पिछले काफी समय से जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, सुरसा के मुंह की तरह महंगाई अपना मुंह फैला रही है। आज जो समाज का गरीब तबका ही नहीं, यहाँ तक कि जो मध्यम वर्ग है वो भी परेशान है। यहाँ काफी चर्चा हुई, आज गैस का सिलेंडर हमारे समय में कितना था और आज दाम देखिए कहाँ पहुंच गए, 2 गुने 3 गुने दाम हो गए। और अब तो ये हालात है कि